अब कल के और परसों के यानी कि 17 अगस्त और 18 अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ थी कि इंडिया वहाँ पे लोकल इलेक्शंस करवाने वाला है। इसके बावजूद कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन देखी जा रही है, बहुत शदीद किस्म का अनरेस्ट है वहाँ पे इस टाइम। आई रोज़ बम ब्लास्ट और इस टाइप के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है उन लोगों में सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, जिसको सप्रेस करने की कोशिश करती रहती है इंडियन गवर्नमेंट, और हमें अक्सर ह्यूमन राइट एब्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोकल इलेक्शंस करा रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। इसके बावजूद ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था इंडिया से रिलेटेड ही कि इंडिया के इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का ये आर्टिकल है, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड था ये आर्टिकल कि इंडिया के जितने सारे भी नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया के हालात बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हैं। पहले फिर इंडिया की बहुत सारे नेबर्स के साथ अच्छी लेन देन होती थी और वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में होते थे, बट अब वो बहुत ख़राब हो गया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैप से। ये मैप आ गया हमारे पास एंड इसमें हमारे पास ये यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। वैसे ही आपकी यादहानी के लिए बता देता हूँ कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ये यहाँ पे आपके पास ये सारा डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। और ये इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। अब इंडिया के इर्द गिर्द देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ गया इंडिया के करीब ये श्रीलंका और इंडिया के दरमियान में एक आइलैंड है, कच्चा थीवू आइलैंड, जो कि फ़िलहाल श्रीलंका के कंट्रोल में है। उसके बारे में इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ रिमार्क्स पास किए कि ये हम दोबारा से देखेंगे कि इंडिया के पास कैसे चलेगी। इस वजह से श्रीलंका के अंदर इंडिया के खिलाफ बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है राइट नाउ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और छोटी सी कंट्री आती है, मालदीव। ये आइलैंड कंट्री है लेकिन फिर भी इंडिया की पड़ोसी है, नेबर है, और यहाँ पे भी इंडिया के खिलाफ बहुत ही शदीद किस्म का नेगेटिव सेंटिमेंट है। इतना शदीद है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो उनसे इनके रूलिंग लीडर हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो इंडिया आउट कैंपेन के सर पे इलेक्शन लड़के जीते हैं। उसके बाद अगर हम वापस जाएं लैंड बॉर्डर्स की तरफ, तो सबसे पहले तो हमारे पास बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश के अंदर अभी रिसेंटली स्टूडेंट रेवोल्यूशन देखने को मिला है। शेख हसीना, जो कि कंसिडरेबली इंडिया की पपेट थी, उनको उनको जो सला वहाँ से भगा दिया गया है और अभी फ़िलहाल वो इंडिया में असाइलम के सिलसिले में रुकी हुई हैं। बाकी कंट्री से भी असाइलम की अपील कर रही हैं। यूके ने रिपोर्टेडली उनका असाइलम के अपील को रिजेक्ट कर दिया है, यूएसए ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है एंड ऑल। तो फ़िलहाल वो इंडिया में ही है। उससे रिलेटेड हम आगे न्यूज़ कवर करेंगे। सही है। बांग्लादेश में अभी जो गवर्नमेंट बनेगी, खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट, वो एंटाई इंडिया है, और आइदर हमारे पास अगर गवर्नमेंट जमात इस्लामी की बनती है, जिसके चांसेस कम हैं, तो वो भी सुप्रा नेशनल इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रेफर करने वाली ये पार्टी है, तो वो रिलेशंस पाकिस्तान के साथ ही बेहतर रखेगी, तो इंडिया बैक बर्नर में ही चला जाएगा। उसके अलावा इंडिया का बॉर्डर टच होता है म्यांमार के साथ। म्यांमार फ़िलहाल मिलिट्री कू है, और म्यांमार की जो मिलिट्री कू है उसके अंडर जितना भी एरिया है वो हाईली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना है। इसके अलावा भी म्यांमार में काफ़ी सारी आर्मीज़ बनी हुई हैं जो कि आपस में लड़ रही हैं एरियाज़ के लिए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुजालिम भी ढाए हैं। इधर एक कम्युनिटी रहती है मुस्लिम्स की, उसका नाम मेरे जहन से निकला हुआ आ जाएगा, मैं तो आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। नेपाल में इस टाइम पे केपी ओली की गवर्नमेंट है और वो भी नेगेटिव सेंटिमेंट टूवर्ड्स इंडिया रखते हैं। नेपाल और इंडिया का काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड एरिया भी है। इसके अलावा यहाँ पे भूटान है आपका। भूटान जो सा है वो यूजली एक हमने देखा है ट्रेडिशनली इंडिया पे काफ़ी डिपेंडेंट रहा है, बट अब भी भूटान भी इंडिया और चाइना को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए जाहिर सी बात है दर्द सर है। एंड उसके बाद पाकिस्तान, जो हमेशा से आपको पता है कि हमारी क्या उनके साथ लेन देन रही है। तो ये इंडिया के जो से ना पड़ोसी थे, जो जिनके हालात इंडिया के साथ बहुत ख़राब हैं। इसके बावजूद भी, और उसके अंदर भी, इंडिया के अंदर भी जो उनसे ना एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको हालात पता है। जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया आपको पता है। ये आपका इंडिया वाली साइड का जो पंजाब है, जिनको तोड़ के उन्होंने 3 सूबों में बनाया हुआ है, 3 स्टेट्स में बनाया हुआ है, उसके हालात आपको पता है। वहाँ पे खालिस्तानी सेपरेटिज़म पीक पे रहती है। साउथ वाली साइड के हालात आपको पता है। इस साइड पे छत्तीसगढ़ वगैरह वाले एरियाज़ जो उनसे, वहाँ पे नक्सल मूवमेंट के हालात आपको पता है। ये इधर आप
तो आपको ये जो चिकन चिकन नेक है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको क्रॉस करके ये जो सारे एरियाज़ हैं मणिपुर वगैरह, नागालैंड, इनमें आपको पता है कितना शदीद अनरेस्ट है मणिपुर में स्पेशली। तो ये सारे के सारे जो उनसे एरियाज़ हैं, इनमें इतना शदीद अनरेस्ट है, इसके बावजूद इंडिया की गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में एक नया एडवेंचर करना चाह रही है। लेट्स सी, अब सप्रेस करके पीपल को जहाँ मर्जी इलेक्शन करा लो, पॉसिबल होता है कराना, बट एट द एंड ऑफ द डे लोग जो है ना अपनी मर्जी से थोड़ी वोट कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक सेंटिमेंट है, वो जितना मर्जी सप्रेस कर ले, ख़त्म नहीं होने वाला, एंड दे नो दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसराइल से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़। सबसे पहले तो हमारे पास इसराइल से रिलेटेड न्यूज़ ये थी कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं फॉर अपकमिंग इलेक्शन, उन्होंने बयान दिया है कि इसराइल इज़ सो टाइनी। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, इनकी ये स्पीच है, ये सुन लीजिएगा आप, काफ़ी लंबी स्पीच है कि इसराइल टाइनी है एंड ऑल। तो जो ज़रा जो कि कंसर्निंग स्टेटमेंट है, और देयर आल्सो एग्जिस्ट आइडिया ऑफ ग्रेटर इसराइल। उसके बावजूद जो है ना ऐसी स्टेटमेंट दे देना जिसमें ग्रेटर इसराइल का आइडिया मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ग्रेटर इसराइल का आइडिया ये है, जो इसराइली इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके दरमियान, जो डिस्कस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके दरमियान ये आइडिया डिस्कस किया जाता है कि इसराइल इज़ वेरी स्मॉल, तो वी नीड टू गेट इट बिग। सही है। अब देखें, ये मैप अगर पढ़ा हुआ आपको कंट्रीज नज़र आती हैं कि कंट्री कंट्री कंट्री, इसराइल ये छोटा सा है। ठीक है, इसमें भी पैलेस्टाइन की टेरिटरी अलग है, इसराइल की अलग है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं जूम, ताकि मैं आपको ग्रेटर इसराइल वाला मामला समझा सकूं। तो ग्रेटर इसराइल का ये कंसेप्ट है। अब उसमें वो फेजेस बताते हैं, फेजेस को स्किप करके मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ग्रेटर इसराइल के कंसेप्ट में वो ये कहते हैं कि ये तो इसराइल आ गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा। ठीक है, लेबनान का, मेरा कर्सर देखिएगा, लेबनान का एरिया, सीरिया का एरिया, जॉर्डन का एरिया, और नीचे सऊदी अरेबिया का भी एरिया। ठीक है, ये सारा ऐसे करके, हाँ, जूम आउट करना है जी। ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक। ठीक है, उसके अलावा ये जो सा हमारे पास पेनिसुला है, इजिप्शियन पेनिसुला, ये वाला एरिया, और यहाँ से भी थोड़ा सा एरिया ऐसे करके, ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है। इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ दुश्मनी मोल लेना किसी एक कंट्री के हक़ में नहीं होता, और इंटरनेशनल कानून के होते हुए आजकल बहुत मुश्किल है किसी भी कंट्री के लिए किसी दूसरी कंट्री का एरिया ऑक्यूपाई करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की यूक्रेन का एरिया, तो आपने देखा है कि रशिया के ऊपर कितने ज़्यादा सैंक्शंस लग गए। वो रशिया है जो झेल गया, हर दूसरी कंट्री ये चीज़ नहीं झेल सकती। रशिया एक बहुत बड़ी चीज़ है उस लिहाज से। फॉर एग्जांपल, जब रशिया ने वॉर इम्पोज कर दी थी, सैंक्शंस लगी थी, तब रशिया की इकॉनमी बेटर जा रही थी बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। रशिया के पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, रशिया बहुत बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्टर है, तो उनमें कैपेबिलिटी है, वो सह के, हर कोई नहीं सह सकता। सही हो क्या? नेक्स्ट हमारे पास ईरान, जो इसराइल को अटैक करना चाहता है, उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ थी। उससे सबसे पहले तो हमारे पास ये न्यूज़ थी कि जो रशिया है हमारा, वो ईरान को एम्यूनेशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अटैक के लिए भी और डिफेंस के लिए भी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग देयर S-300 एंड S-400 बैटरीज। एंड ये टाइम्स ऑफ इसराइल के आर्टिकल्स को पता नहीं क्या होता है, बार 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 जब ओपन करो दोबारा से लोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर, ये देखिए, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल है, इन्होंने कवर किया, बाकी आर्टिकल्स भी कवर कर रहे थे, मैंने ये खोल लिया वैसे। उसके बाद ये है कि जो ईरान है, ईरान चाइना की भी हेल्प सीख कर रहा है सर्वेलेंस सैटेलाइट्स के मामले में। ठीक है, तो ये आप देखें, एक छोटा सा एक्सिस बन रहा है, ईरान, रशिया, ठीक है, चाइना, तो ऑब्वियसली रशिया और चाइना है, तो नॉर्थ कोरिया भी सही है, वो इस साइड पे हो गए हैं। उसके उसके साथ ईरान ये एक्सपेक्ट कर रहा है, स्पेकुलेट कर रहा है कि अगर हम अटैक करेंगे तो जब हमें जवाब दिया जाएगा, तो उसमें ना जो आपके यूके हैं एंड फ्रांस हैं, वो भी इसराइल की हेल्प करेंगे। ठीक है, इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है इनसे, तो ऑब्वियसली तेहरान भी इसको एनालाइज कर रहा है। उसके अलावा यूएस की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई थी कैटाक्लिस्मिक रिस्पॉन्स की, अगर ईरान अटैक करता है तो। अब यहाँ पे आप देखिए 2 ब्लॉक बन रहे हैं, एक ब्लॉक मैंने आपको समझाया वो वाला, दूसरा ये वेस्ट वाली साइड का। तो ये एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। जब 2 ऑफेंसिव ब्लॉक्स बनते हैं तो हमने हिस्ट्री में देखा है कि बहुत अच्छे आउटकम्स नहीं आते। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हमने पढ़ी हुई है, इस वजह से हमें पता है। ठीक है, तो ये कंसर्निंग सिचुएशन है। इसके अलावा एक और इसका क्या कहते हैं,
पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो आपके पास कतर है उन्होंने मना किया है ईरान को। उन्होंने वो समझाने की कोशिश किया है कि जनाब थोड़ा सा हौसला कर लीजिए, अभी आप स्ट्राइक्स वगैरह ऐसा कुछ मत कीजिएगा, बिकॉज़ उससे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी डगमगा सकती हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे सबको लॉस हो सकता है। और अभी इसकी जल्दी इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी पीस टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, नेगोशिएशंस चल रही हैं सीज़ फायर टॉक्स की। तो अब फिर 2-3 सिनेरियोज़ बनते हैं। एक तो ये कि अगर सीज़ फायर हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ईरान नहीं अटैक करेगा। सीज़ फायर नहीं होता तो वो प्रोबेबिलिटी जो-सी है वो बहुत बुरी है। अगर ईरान अटैक कर देता है, अब ईरान किस टाइप का अटैक करेगा उस पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है एक जगह पे। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि जैसे पाकिस्तान ने चावी में अपने जो उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को शो किया था, ईरान भी शो कर दे, ठीक है? और फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कोई भी फ़ोर्स उस पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगी, तो ईरान अपना पॉइंट भी प्रूव कर देगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। अब 3-4 ऐसे सिनेरियोज़ हैं, सोचने को बैठें तो इससे भी ज़्यादा भी निकल आते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब ऑयल प्राइसेस कैसे प्लंज करेंगी? अब उसके लिए हमें दोबारा से जाना पड़ेगा मैप की तरफ, ठीक है? ये मैप की तरफ हम आ गए और ये मैप को लोड होने देंगे हम। सही है। अब ये देखिए आप, ये है ईरान, ठीक है? और ये वाला जोन-सा एरिया है ना हमारा, ये गल्फ़ ऑफ ओमान वाला, ये सारा एरिया, ठीक है? पर्शियन गल्फ़ वाला, इससे दुनिया का ना करते हुए भी मोर देन 1/3 ऑफ द ऑयल शिप होता है। सही है। तो अगर ईरान किसी भी लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो ईरान सबसे पहले तो इस जगह को ब्लॉक कर देगा। उससे क्या होगा? उससे पूरी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस हैं, कच्चे ऑयल की प्राइसेस हैं, वो स्काई रॉकेट कर जाएंगी और सब सफ़र करेंगे, शदीद किस्म का सफ़र करेंगे। पहले आपको पता है रशिया जो यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है, उस वजह से ऑयल प्राइसेस डगमगाई हुई हैं, हाई हैं यूजुअल से। उसके बाद अगर ये भी हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। सही है, बिकॉज़ ये देखें ये देखें ये कतार है, ठीक है? कतर भी यहाँ पे है, कचर बोझा एलएनजी का एक्सपोर्टर है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। उसके अलावा ये था हमारे पास कि बांग्लादेश से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ थी और काफ़ी मज़े की न्यूज़ थी कि जी यूएन एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रहा है यूएन में टू सी कि स्टूडेंट रेवोल्यूशन के दौरान कौन सी एट्रॉसिटीज़ कमिट की गई हैं। सही है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी, दिस कैन बी कोटेड समवेयर। उसके अलावा जो बांग्लादेश के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात एक्सप्रेस की है कि दे वांट टू एक्सट्राडाइट शेख हसीना बैक टू बांग्लादेश एंड ट्राई हर अंडर द लॉ, जो उनके खिलाफ कोर्ट केसेस चल रहे हैं इंक्लूडिंग मर्डर केसेस। बट इंडिया के कानून के हिसाब से ये होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज तो इन दोनों के दरमियान एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जिसके थ्रू एक्सपेक्ट करता है बांग्लादेश के इंडिया एक्सट्रेडाइट कर देगा शेख हसीना को। बट उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हिसाब से इंडिया इज़ नॉट बाइंडेड टू एक्सट्रैक्ट एनीवन जो इंडिया में असाइलम सीक कर रहा है, एंड शेख हसीना वहाँ पे असाइलम सीक कर रही हैं। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड that would be interesting to see how things turn out to be between Bangladesh and India, देखना होगा। सही है। उसके अलावा यूके से रिलेटेड न्यूज़ थी। यूके से रिलेटेड हमारे पास ये न्यूज़ थी कि यूके ने, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली यूके में एक वाक़या देखने को मिला है जहाँ पे एक 17-18 साल के लड़के ने 17 साल के लड़के ने अफ्रीकन लड़के ने जाके, क्रिश्चियन लड़का था, अफ्रीका से था, उसने जाके कुछ लड़कियों को किल कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि यूके में बहुत लार्ज स्केल राइट्स देखने को मिले, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने वो दोबारा से देख लेनी है। सही है। अब यूके ने ये बात स्टेप लिया है कि एक्सट्रीम मिसोजिनी टू बी ट्रीटेड एज टेररिज्म, मतलब एक्सट्रीम हेटफुल सेंटिमेंट अगेंस्ट विमेन विल बी ट्रीटेड एज टेररिज्म। इसको मज़ीद अगर हम अच्छे वर्ड्स में बोलें तो वो टेररिज्म के बजाय एक्सट्रीमिज़म, एज अ एक्सट्रीमिज़म उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? मतलब टेररिज्म ही होता है एक्सट्रीमिज़म भी, लेकिन फिर भी। अब उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि दो हम इसको टेररिज्म की तरह ट्रीट करेंगे, बट हम यहाँ पे ही नहीं रुकेंगे, हम इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे
यहाँ पे मैं ओपन किया हुआ था, रीड कर रहा था मैं। हाँ, ये देखें, इसके अलावा जो हमारे पास राइज ऑफ इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी एंड फार राइट एक्सट्रीमिज़म, इसको भी टैकल करने के लिए हम मामलात को गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जापान से रिलेटेड न्यूज़ थी कि जापान के जो पीएम थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। 2-3 रीजंस थी उसके खिलाफ, कोई एक करप्शन स्कैंडल था एंड ऑल, बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये बड़ी न्यूज़ थी। किसने रिज़ाइन किया? आपको ये नाम पता होना चाहिए। फूमियो किशिदा नाम के पर्सन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे। आप नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ थी। पाकिस्तान से डिफेंस की काफ़ी न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा ये आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि रशिया ने पाकिस्तान को अपनी टॉप लेवल यूएवीज़ प्रोवाइड की हैं, एक्सपोर्ट की हैं फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस। ये रशिया की बहुत कमाल की यूएवीज़ हैं और इसमें बहुत सारी खासियत हैं। रशियन फोर्सेस इटसेल्फ इसको यूक्रेन की सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करती हैं और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रशिया, हमने ट्रेडिशनली देखा है कि नहीं एक्सपोर्ट करता होता पाकिस्तान को ऐसे आर्म्स, बट या दे डिड। तो इंडिया इस वजह से काफ़ी इनसिक्योर है कि रशिया ने पाकिस्तान को क्यों आर्म्स एक्सपोर्ट कर दिए। तो ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स में मामलात बदलते रहते हैं, चीज़ें नहीं होती रहती हैं। इसके अलावा जो हमारे सैब एयरक्राफ्ट थे, जो हमने तकरीबन आज से 20 ईयर्स पहले एक्वायर करना स्टार्ट किए थे, तो पाकिस्तान के इस टाइम पे जो AWACS कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया को आउट नंबर करते हैं, इंडिया के एयरक्राफ्ट्स को आउट नंबर करते हैं। ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ होते हैं ये भी, और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ वॉर तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ वॉर जब नहीं भी होता, उससे पहले भी वॉर के बारे में एक दूसरी कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है, इस बात को असेस करने के लिए भी ये एयरक्राफ्ट्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये यूरोपियन कंट्री एक से पाकिस्तान ने एक्वायर किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो J-31 पे ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। जो आपके पास चाइनीज़ J-31 है ना, उस पे अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। एंड चाइनीज़ J-31 इज़ लाइक द इक्विवेलेंट टू F-35 ऑफ USA। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी बिकॉज इंडिया के पास इस टाइम जो रफ़ाइल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कंसिडर किया जाता है, और इंडिया का जो 5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको इंडिया एनी टाइम सून मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की पोजीशन में है या नहीं है। इंडिया कम से कम भी अगर इसकी स्टार्ट करे तो आपके सामने 10 साल तो लग ही जाएंगे। सही है, तो ये इंडिया इस वजह से भी काफ़ी इनसिक्योर है। नेक्स्ट हमारे पास रशिया से रिलेटेड न्यूज़ थी। स्पेसिफिकली रशिया में हमने कुछ दिन पहले देखा था कि काफ़ी सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स रशियन एक टेरिटरी नेम स्कर्स में घुस गए थे एंड वो काफ़ी वीडियोस वगैरह आ रही थी, बट रशिया ने क्लेम किया है कि जी हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है और सारे एरियाज हमारे अपने ही कंट्रोल में है इस वक्त। बाकी हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूज़ थी। ये कच्चातीवू आइलैंड, मैंने आपको उसका मामला बता दिया हुआ है। ठीक है, और वो उससे रिलेटेड था। ठीक है, श्रीलंका से रिलेटेड। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ थी सबसे पहले तो ये कि एमपॉक्स क्योंकि फैल रहा है, उसका नया स्ट्रेन है वो जल्दी से फैल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो है नहीं है। दो WHO ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है बट स्टिल दैट इज़ नॉट कंक्लूसिव। तो एयरपोर्ट्स को गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि वो ख्याल रखें इस मामले में कि ये ट्रांसमिट ना हो। चूँकि पाकिस्तान में एक केस आ भी गया है, वो बंदा गल्फ से आया है और वो अपने किसी और मर्ज़ के सिलसिले में चेकअप करवाने गया एंड टर्न्ड आउट टू बी कि उसको एमपॉक्स का नया वाला स्ट्रेन हुआ हुआ है। बाकी एमपॉक्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ, आपने वो देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो गाज़ा है, गाज़ा में सॉरी, ये जो आपका पोलियो होता है इसका फर्स्ट केस देखा गया है, जो कि इरेडिकेट हो गया था पूरी वर्ल्ड से ही ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज़ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान में पोलियो इरेडिकेट आज तक नहीं हुआ था। बट जो गाज़ा है वहाँ से इरेडिकेटेड था, लेकिन अब वहाँ पे एक केस देखने को मिला है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से फैल जाने के चांसेस भी हैं। तो WHO ने इसके बारे में बहुत शदीद कंसर्न्स जताए हैं, UN ने बहुत शदीद कंसर्न्स जताए हैं एंड उन्होंने रेलेवेंट एजेंसीज से एंड ऑर्गेनाइजेशन से फंड भी इकट्ठे करने के बारे में बात की है एंड प्रोसेसेस जारी हैं टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन देगा। नेक्स्ट ये एक डे था जो मेरे से मिस हो गया था, 12 अगस्त को था, मैंने कहा अभी कवर कर देते हैं, आपको डे तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ल्ड यूथ डे होता है 12 अगस्त को।
ये आप लोगों ने याद रखना है। लेट्स ऑल फॉर द डे। बाकी आज के और जो कल के करंट अफेयर्स होंगे वो मैं कल एक वीडियो में आए कवर करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।